हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि एडहेसिव फोर्स, एंड कोहेसिव फोर्स। तो ये कुछ लंबा नहीं है, ठीक है। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बहुत लंबा नहीं है। मान लो कि यहाँ पर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या करेंगे कि एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपल करते रहेंगे, ठीक है। रिपल तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। तो ये अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे कि फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल क्या होंगे, तो H2O, मतलब क्या होंगे कि सेम पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पर एक टाइप का जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का सेम पार्टिकल के बीच, उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, ठीक। अब अगर ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को आप कोई कंटेनर में रख लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो कंटेनर होगा वो कोई और मटेरियल का होगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो वाटर के पार्टिकल होंगे वो इसके साथ भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स होगा, तो वहां पर क्या होगा कि मान लो कि ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये प्लास्टिक है और ये H2O। तो अब देखो, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, तो दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच लग रहा है। तो ये जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स, ओके। एडहेसिव फोर्स, नॉट एडहेसिव, ओके। तो ये जो एडहेसिव और कोहेसिव टाइप फोर्स है, वो क्या होता है, तो सेम टाइप के एटम के बीच अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट टाइप के लिए लगेगा तो वो हो जाएगा एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये इसलिए बोला क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है उसमें आने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। सेम एटम और यहाँ पर डिफरेंट, सॉरी अलग हो गया, नीचे सेम आएगा, ठीक है। सेम एटम के लिए या सेम मॉलिक्यूल के लिए, और ये वाला डिफरेंट के लिए, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की हम बात करें तो इसमें क्या पढ़ना होगा, तो अगर आप हमारा हाथ पर पानी लेते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथ पर पानी लेते हैं और फिर क्या होगा कि अगर हम उसको नीचे गिरा दें तो पूरा का पूरा पानी नहीं नीचे चला जाएगा, हमारा हाथ जो होगा वो थोड़ा सा वेट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर जो लोटस होता है उसका लिप लो, लोटस के लिप के ऊपर आप पानी डालो और फिर इसको इस तरीके से नीचे गिरा दो, तो क्या होगा कि जो लोटस का लिप होगा वो वेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, तो जो डक्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो लिप क्या बोलते हैं, डक्स, मतलब पूरे के पूरे डक्स ही ले लो, तो जो डक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कि वेट नहीं होते हैं, ठीक है। कभी आप देखो तो जो वैक्स होता है, ठीक है, तो वैक्स के ऊपर आप पानी डालो और फिर वहां से पानी निकालो, या फिर आप एक्चुअली वैक्स को वेट करना चाहो पानी से, तो वो नहीं हो पाता है। अगर आपका कोई कपड़ा होगा, कोई भी कपड़ा जिसके ऊपर अगर ऑयल गिरा हुआ है, ठीक है, ऑयल गिर के वो सूख गया है, अब वहां पर आप पानी डालोगे तो वहां पर भी वो वेट नहीं होगा। तो ये कुछ चीज आपने देखे तो वो वेट नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर हम लीफ, लोटस के लीफ के ऊपर पानी डालते हैं, तो वहां पर एक्चुअली जो पानी की बूंदें होती है, ठीक है, वो इस तरीके से हमको दिखती है, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो कि ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर हम वाटर डालते हैं, तो वहां पर जो हम सरफेस देखेंगे उसकी, तो वो सरफेस क्या होगी, वो कुछ अलग होगी। अगर आप फ्लोर पर पानी डाल दो और फ्लोर पर पानी डालने के बाद जो उसकी सरफेस होती है, वो सरफेस आप देखो, तो वहां पर क्या होगा कि हमको सरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो दोनों जगह पर हम देखेंगे तो हमको सरफेस क्या होगी, अलग अलग दिखती है,
ठीक है, ये चीज हम नोटिस कर सकते हैं। तो दूसरा मर्क्यूरी ले लो, मर्क्यूरी ठीक है लिक्विड मेटल, उसको कहीं पर भी आप डालो तो क्या होगा कि वो कुछ इस तरीके से ही रहेगी, प्लास्टिक में डालो ग्लास में डालो तो वो कुछ इस तरीके से ही रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि वो सरफेस को वेट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो भी सॉलिड के ऊपर लिक्विड है तो वो सॉलिड की सरफेस, ठीक है, जो भी सॉलिड के ऊपर लिक्विड है वो सॉलिड की सरफेस और लिक्विड, ये लिक्विड है तो उनके कांटेक्ट पॉइंट, यहाँ पर ये कांटेक्ट पॉइंट के साथ बनाया हुआ एंगल, सॉरी कांटेक्ट पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ कोई टेंजेंट है तो उन दोनों के बीच का एंगल, किसके बीच का, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखो तो जो सॉलिड है, ठीक है, तो ये सॉलिड की सरफेस हो गई और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लिक्विड के साइड कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट ये हो गया। तो ये टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बतलाता है, तो बहुत सारी चीजें बतलाता है। ठीक है, सिर्फ थीटा की वैल्यू जो होती है ना, ये थीटा की वैल्यू, ये थीटा के वैल्यू के ऊपर से हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो चीज हो सकती है, ये थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 है, यहाँ पर थीटा लेस देन 90 है। तो लेस देन 90 होगा और ग्रेटर देन 90, तो दो ऑप्शन हमारे पास होंगे, थीटा ग्रेटर देन 90 एंड थीटा लेस देन 90। तो अगर लेस देन 90 होगा ना तो वहां पर क्या होगा कि सॉलिड के जो सरफेस होती है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा कि फोर्स लगेगा, जबकि इसमें दोनों के बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है पहली बार। तो मतलब कि यहाँ पर आप देखो तो एडहेसिव फोर्स लगेगा, जबकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा तो कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो अपने एक दूसरे के बीच इतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे कि सॉलिड के ऊपर कुछ फोर्स लगाने को बचेगा ही नहीं। मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर लिक्विड के बीच फोर्स ज्यादा रहता है, यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड के बीच फोर्स ज्यादा रहता है। तो ये जो एंगल आ गया उसमें अब क्या होगा, थीटा लेस देन 90 है, तो थीटा लेस देन 90 यहाँ पर है, तो ये जो सरफेस होगी ये वेट होगी, ये थीटा ग्रेटर देन 90 वाली सरफेस वेट नहीं होगी, ये चीज पहले समझनी है। ठीक है, इसका जो मेनिस्क होगा, ठीक है, तो वो मेनिस्क जो होगा, वो मेनिस्क क्या होता है पहले वो समझ लो कि हमारे पास एक बहुत ही कम डायमीटर वाला कोई ट्यूब है, इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी लिक्विड भरेंगे तो उसकी जो अपर सरफेस होती है वो क्या होगी कि इस तरीके से रह सकती है और ये इस तरीके से भी रह सकती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा बड़ा करके बताया, बट ये जो डायमीटर होगा, ठीक है, तो वो बहुत ही छोटा रहता है। तो कोई ट्यूब में डायमीटर बहुत ही छोटा रहता है तो वहां पर जो ऊपर की सरफेस होती है उसको बोलते हैं मेनिस्क। तो ये जो मेनिस्क होगी वो क्या होगी कि आप ये देखो तो ये क्या हो जाएगी कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव हो जाएगी। तो लेस देन 90 होगा ना तो वहां पर ये कॉनकेव होगी और इसमें ये कॉन्वेक्स हो जाएगी, ये वाला इधर होगा और ये वाला इधर होगा। कॉन्वेक्स मतलब ऊपर की ओर, कॉनकेव मतलब नीचे की ओर। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो राइज अप होगा और यहाँ पर डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई कैपिलरी में अगर लेस देन 90 एंगल वाला कोई लिक्विड डालेंगे तो वो लिक्विड कैपिलरी के अंदर क्या होगा कि अप जाएगा, जो नॉर्मल लेवल होगा ना उसके अप जाएगा, जबकि ग्रेटर देन 90 होगा तो वो डाउन जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि सिंपल बात है, यहाँ पर आप देखो तो अगर हमने यहाँ पर कोई लिक्विड लिया है, ठीक है, ये लिक्विड के अंदर हमने बहुत ही पतला, ठीक है, बट आप देख सको इसलिए जूम किया है, तो बड़ा सा एक कैपिलरी डाला। कैपिलरी मतलब कि
बहुत ही कम डायमीटर वाला ट्यूब, ठीक है, जिसका इनर डायमीटर बहुत ही कम हो वैसा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर थीटा लेस देन 90 है, अब थीटा लेस देन 90 तो ये तो क्या होगा, थीटा एक्चुअली डिपेंड करेगा सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड दोनों के ऊपर, ठीक है, कौन सा सॉलिड कौन से लिक्विड के साथ है दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा थीटा लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90। तो थीटा लेस देन 90 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो सरफेस है ये सॉलिड सरफेस होगा और ये लिक्विड क्या होगा, तो एक दूसरे को वेट कर पाते होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, राइज अप मतलब कि ये नॉर्मल लेवल से कैपिलरी के अंदर लिक्विड थोड़ा ऊपर जाएगा। बट अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, थीटा ग्रेटर देन 90, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो जो लिक्विड होगा ना वो उसके नॉर्मल लेवल है, ठीक है, ये नॉर्मल लेवल है ना, तो थीटा लिक्विड एक्चुअली नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये H2O एंड ग्लास ऐसा होगा, ये ग्लास है ये H2O है। अब यहाँ पर ये ग्लास होगा और नीचे मर्क्यूरी होगा, तो क्या होगा कि वो नीचे जाएगा। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो थीटा एंगल है, ठीक है, ये एंगल क्या करता है कि बहुत सारी चीजें बताता है, क्या क्या, तो सरफेस को वेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, उसका मैनेज कॉन्केव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा, कैपिलरी में वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि कभी कभी हमको जो कपड़े वॉश करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि नॉर्मल पानी हम डालते हैं तो क्या होगा कि कुछ हो नहीं पाता है, तो वहां पर हम डिटर्जेंट डालते हैं। तो डिटर्जेंट डालने से क्या होता है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कम करने से क्या होगा कि मान लो कि ये हमारा कोई कपड़ा है, ठीक है, तो ये कपड़ा में हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो पानी डालने से क्या होगा कि यहाँ पर कुछ मैल है, ठीक है, कुछ गंदा है, तो पानी डालने से क्या होगा कि पानी बहुत सारी जगह पर नहीं जा पाता है। बट अगर हम साथ में डिटर्जेंट डालेंगे, ठीक है, तो डिटर्जेंट डालने से क्या हो जाएगा कि थीटा कम हो जाएगा। तो थीटा कम हो जाएगा तो वो सरफेस को वेट कर पाएगा। तो मतलब अब क्या होगा कि पहले थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी सरफेस को छोड़ के पानी निकल जाता था, तो अब क्या होगा कि पूरी जगह से जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इस जगह से पानी गया तो यहाँ पर ये अब इफेक्टिव हुआ, क्योंकि पहले यहाँ पर पानी पहुंच ही नहीं पाता था, तो यहाँ से पानी इसको साथ ले जाएगा, तो इस तरीके से मैल निकल सकता है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जगह पर अगर आप वैक्स लगा दो, ठीक है, ये हमारा कपड़ा ही है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने पानी डाला, ठीक है, तो ये पानी डालने से क्या हुआ कि इतना कपड़ा वेट हो गया। अब अगर इसके ऊपर हम वैक्स लगा दें, ठीक है, इसके ऊपर हम वैक्स लगा दें, तो ये जो हमारा कपड़ा था, ठीक है, वो कपड़ा क्या होगा, तो वो कपड़ा अब पानी इसके ऊपर से क्या होगा कि ऐसे ही निकल जाएगा, इसको वेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो थीटा है उसको बढ़ाने से हम सरफेस को वेट कर पाते हैं, सॉरी कम करने से सरफेस को वेट कर पाते हैं, और उसको थीटा को बढ़ा देने से हम सरफेस को ड्राई भी रख सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का यूज है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहना।